हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। और इस बात के जो ऊपर के अध्याय हैं वो अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, उस पर आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं जहाँ से हमारा पाठ बाकी है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। वो कहती हैं लेखिका कि मैं अपने वो बचपन की बात कहती हैं कि अभी के जनरेशन में और उनके जनरेशन में बहुत सारे अंतर आ चुके हैं। वो कह रही हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की और तुम्हारे बचपन की बातें बताऊंगी। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन का मतलब वो होता है जो कि वो टेलीफोन जैसा होता है, उसे ग्रामोफोन कहते हैं। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे उस टाइम में, रेडियो और टेलीविज़न जो था वो नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। कुल्फ़ी और आइसक्रीम उनके बचपन में उतना नहीं था। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। जो उनके बचपन की कुल्फ़ी और आइसक्रीम थी वो आज के ज़माने में कचौड़ी और समोसे पैटीज़ इन सब चीज़ों में बदल गए हैं। शहतूत और फल से और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। शहतूत और फल से, शहतूत खाने वाली चीज़ होती है, मीठी मीठी लगती है, और फल से भी। और वो जो शहतूत फल से और खसखस वो जो है, और खसखस के जो शरबत होते थे वो अब कोक और पेप्सी में बदल चुका है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड नहीं, विमटो मिलती थी। उन दिनों जो था कोक नहीं मिलता था, लेमनेड और विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चे को वेगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। जो बच्चे शिमला और दिल्ली में रहते थे वो वेगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट उनको बहुत अच्छा लगता था। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल के ब्राउन ब्रेड लाने की। और मतलब कि जो कृष्णा सोबती जी हैं वो कहाँ की रहने वाली हैं? शिमला की। शिमला में रहती थी वो, तो वहाँ पे उन सब की, कृष्णा सोबती जी की और उनके साथ के जो भाई बहन थे सभी बच्चों की मॉल के ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी लगती थी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। जो उनका घर था वो मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। एक छोटी सी चढ़ाई मतलब उनका घर जो था वो डाउन की साइड होंगे, तभी उन्हें चढ़ाई करके मैदान पे जाना पड़ता था। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, और वहाँ से एक फिर नीचे उतरना पड़ता था उन्हें और फिर मॉल पर पहुँच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। जो कन्फ्रेंस फैक्ट्री था, काउंटर था, वहाँ पे तरह तरह की, वहाँ पे पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू उन्हें बहुत मनमोह लेता था। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। मतलब 7 दिन में उन्हें एक दिन मिलता था उन बच्चों को और कृष्णा सोबती जी को, जहाँ पे वो चॉकलेट खरीद सकते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी जो रहता था वो किसके पास रहता था? कृष्णा सोबती जी के पास। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती। वो चॉकलेट लेती ज़रूर थी, लेकिन वो खड़े रह के कभी नहीं खाती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले खाती। मतलब उनको खाने का जो सिस्टम था, ख्वाहिश थी उनकी, वो घर पे आ जाती, वो साइड टेबल पे रख लेती थी चॉकलेट को, और वहाँ फिर रात के सोने के बाद जब बिस्तर पे लेट जाती थी तब वो मज़े ले के खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। शिमला में काफ़ल होता है, वो भी उन्हें बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे।
जो कि क्या होता है, खट्टे मीठे होता है। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी रस कशमल। और वो रहता जो है फल, वो लाल रहते हैं, कुछ हिस्से उसके गुलाबी रहते हैं, उसमें रस भरा हुआ रहता है। सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए। जब वो उस फल को याद करती हैं तभी उनके मुंह में पानी आ जाता है। जैसे आजकल के होते हैं ना गोलगप्पे और चाट की नाम लो तो तभी मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है कि ओह गोलगप्पे, चाट और बर्गर वगैरह वगैरह। उसी तरह जब वो फलों के बारे में सोचती तो उन्हें मुंह में पानी अपने आप ही आ जाता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ चेस्टनट और एक गजब की चीज़ आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में, जो कि क्या होता था, आग पे भून के और उसके छिलके उतार के अपने मुंह में रख लो। चने जोड़ गरम और अनारदाने का चूर्ण, जो चने रहते हैं उसको और उसके साथ अनारदाने का जो चूर्ण रहता है वो। हाँ, चने जोड़ गरम की पुड़िया जो तब थी वह अभी नज़र आती है। चने जोड़ गरम की जो पुड़िया पहले थी वो अभी भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। और इस कागज़ के जो पुड़िया बनाई जाती है चने जोड़ गरम के लिए खाने के लिए, उसकी पुड़िया का जो बनाने का जो नीरा जो के हाथ का उसमें गजब ही कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर की इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। आजकल जैसे झालमुड़ी खाते हैं ठीक उसी तरह से पेपर को रोल करके, जो कि पुरानी जो हमारे वेस्टेज पेपर रहते हैं उससे बनाते हैं, उससे बना के और वो नीचे से तिरछी की तरह लपेटते जाते हैं, ऊपर वो चौड़ी हो जाता है। जिससे क्या होता है, जब हम उसे हाथ पे झुका के निकालते हैं चना जोड़ उसमें से, तो वो निकल जाता है आसानी से। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोड़ गरम बाबू लाया मैं लाया मज़ेदार चना जोड़ गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। जब फिल्म था चना जोड़ गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोड़ गरम, तो उन टाइम में वो जो गाने थे वो हर स्कूल के बच्चे गाया करते थे, हर बच्चों को ये गाना आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुड़कवाते, तो किसी को ज़्यादा चटपटा लगता था तो इसलिए वो तेज़ मसाला बुड़कवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। जब तक पूरा गिरजा मैदान घूम ना ले तब तक ये चना जोड़ गरम खाते। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। एक एक चना को खाना और उसके साथ एक एक कदम उठाना, वो अजब ही उसका मज़ा आता था उसमें। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। छुटपन मतलब कि बचपन में जब वो छोटी थी तब शिमला के रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चों को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है, और शिमला के हर बच्चों को यह मौका जो है कभी न कभी ज़रूर ही मिल जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। कहती हैं कि पता नहीं क्यों घोड़ा जो होता है उनको हम कुछ कमतर करके समझते, मतलब कम समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, जो उनके ननिहाल के घोड़े होते थे, फिर भी वो जो ननिहाल के घोड़े जो होते थे वो बहुत ही हड्डा-कट्ठा और देखने में भी सुंदर लगता था। उनकी बात फिर कभी, मतलब अपने ननिहाल के घोड़ों की बात कहती हैं, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। कहती हैं शाम के समय में रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़ होता था, ऊंचा चर्च
और चर्च की जो घंटी बजती थी तो उस घंटी की जो आवाज़ होती वो इतनी मतलब मधुर और इस तरह से बजाई जाती थी कि लगता था जैसे जो यीशु जो होते हैं, यीशु जो होते हैं वो सिख के प्रभु होते हैं, जो सिख जाति के होते हैं। मतलब जो अमेरिकन सब होते हैं, अंग्रेज़ों को देखते हैं ज़्यादातर यीशु को ही पूजा करते हैं, ज़्यादातर क्या वो लोग करते ही हैं यीशु की पूजा। तो वही यीशु, ऐसा लगता था जब चर्च की घंटियाँ बजती थी तो ऐसा लगता था कि भगवान यीशु स्वयं आके कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, और जो उनके सामने आकाश है उन पर क्या हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी घाड़ियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। जो गुलाबी सुनहरी घाड़ियाँ जब सूर्यास्त के टाइम रहता है तो आसमान कैसे सुनहरी नीली सी हो जाती है, गुलाबी कलर में। ना तो वो उस टाइम ज़्यादा पीली रहती है, ना ही ज़्यादा जैसे साफ आसमान दिखते हैं दिन को वैसा रहता है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े मतलब कि पहाड़, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वो गहराने लगे, मतलब वो शाम हो जाते तो अंधेरों में छिपने लगे। और देखते ही देखते बत्तियाँ मतलब कि बत्तियाँ का मतलब क्या होता है, लाइट। बत्तियाँ का मतलब होता है लाइट जलना शुरू हो जाते हैं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उतरना कोलाहल। कहती हैं रिजो वहाँ पे जो रौनक मतलब मेला जैसे लग जाते हैं, और दुकानों की चमक मतलब सामान वगैरह फैले रहते हैं सब बेचने के लिए, तो लाइट पे अलग ही चमक रहता है उसका। और वहाँ पे जो भीड़ लग जाती है तब खूब, वही कह रहे हैं कि उसकी क्या कहना कि वहाँ पे इतनी सारी भीड़ लगी रहती है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। जो सर्वर स्कैंडल होता था वो स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। जिसका शोरूम जो था उसके अंदर जो शिमला कालका ट्रेन था उसका मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस खिड़की पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, और उसकी पटरियाँ, खिड़कियों पर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, ये सब उस पे मॉल पे बना हुआ था। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। एक और जो रहता था वो जो उसका जो बना हुआ था मॉडल, उस पर एक लाल टीन की छत वाला स्टेशन भी था, सामने सिग्नल देता हुआ खंभा, और थोड़ी दूर पर एक सुरंगें भी बनी हुई थी। सुरंगें का मतलब होता है कि होल सा, छेद सा बना हुआ। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। पिछली सदी जो थी तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी? ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते, कभी कभारी हवाई जहाज़ देखने को मिलता था। अभी जितना हवाई जहाज़ चलते हैं उतना नहीं चलता था। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिल्ली में जब भी हवाई जहाज़ की आवाज़ आती कि हाँ आसमान सब हवाई जहाज़ आ रहे हैं, तो बच्चे घर से बाहर आ जाते थे उन्हें देखने के लिए कि हवाई जहाज़ आ रहे हैं, उसे मैं देखूँगा। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, और जहाज़ जो दिखता था वो कैसे दिखता था? बड़ा सा पक्षी है जो कि उड़ता हुआ जा रहा है पंख फैलाकर। यह देखो और वह गायब, मतलब यहाँ देखो और तुरंत वहाँ जाके गायब हो जाता। उसकी स्पीड इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ
एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। जो गाड़ी के साथ वाली मॉडल वाली दुकान थी, उसके साथ एक और दुकान था जो कि वो कभी नहीं भूलती थी। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे, जहाँ उनका पहला चश्मा बना था। और वो जो आँखों के डॉक्टर थे, मतलब चश्मा बनाते तो आँख चेक करके ही बनाते ना, तो जब डॉक्टर जो थे वो अंग्रेज़ थे वहाँ के, और वहाँ से उस दुकान से उन्होंने चश्मा लिया था अपनी आँखों के लिए पहली बार। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। मतलब कुछ भी हम अपने फेस पे अजीब अचानक से करने लगते हैं तो हमें अजीब सा लगता है। उससे मन होता है कब हटा के फेंक दें, हम ये ना लगाएं, अच्छा नहीं लग रहा है, खुद में ही अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो वही कह रही हैं कि पहले शुरू में चश्मा लगाना उन्हें बहुत ही अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है। जो भी होते थे आदमी, छोटे बच्चे हो या फिर बड़े हो, उनको देखते उनके चेहरे की तरफ और कहते कि तुम्हें कुछ आँखों में तकलीफ़ है। इस उम्र में ऐनक, और इस उम्र में तुमने चश्मा लगा लिया है तो दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब को कहा दोहरा देती, और ये कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। और वो कहती थी कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि कुछ देर ऐनक पहनोगी तो ये तुरंत ही उतर जाएगी। नंबर बस कम ही होता रहा। नंबर जो उनके चश्मों का जो नंबर था वो बस कम ज़्यादा होता ही रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। वो कहती हैं कि जो मेरे आँखों में चश्मा लगा है वो उसकी जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। मतलब कि जो कृष्णा सोबती जी थी वो दिन भर में काम नहीं करती थी, जो भी उनको काम होता था वो टेबल पे लैंप चला लेती थी और उसी के सामने काम करती थी, जिस वजह से उनकी आंखें कमज़ोर हो चुकी थी। हाँ, पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। जो उनके चचेरे भाई थे वो उनको छेड़े कि देखो ये कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उनका भाई उन्हें कहता है कि आँख पर चश्मा लगाया सूझे ताकि दूर की, और इस लड़की को पता ही नहीं है कि इसकी सूरत लंगूर जैसी बन गई। लंगूर का मतलब होता है कि उनकी कंपैरिजन जो है वो एक लंगूर से करते हैं उनके चचेरे भाई। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जो शेर था जो उनके भाई ने कहा उनके ऊपर, वो उन्हें बुरा नहीं लगा, लेकिन उन्हें गुस्सा खींचना मतलब गुस्सा भी आया कि मुझ पे ये चीज़ें क्यों कहा जा रहा है। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। कहती हैं कि मैं फिर जब वो चला गया जब वो चाय पी के चला गया तब वो आईने के सामने गई और वहाँ पे जाके देखी, चश्मा उतारती थी और पहनती थी बार बार, और वो देखती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। सूरत बनी लंगूर की, नहीं हाँ मतलब वो सोचती थी कि सच में मेरी सूरत लंगूर जैसी बन गई या फिर वैसे ही। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा। और फिर उन्होंने क्या करा कि छोटे भाई का टोपा उतारा और अपने सिर पर रखी, जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी।
उन्हें मतलब अजीब तो लगा ही टोपा, लेकिन अच्छा भी लगा और फिर मजाकिया भी लगा उनका चेहरा। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। वो तो जब चश्मा नए नए में लगा था तब की बात थी, लेकिन अब जो है चेहरे के साथ चश्मा भी घुल मिल गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब वो कहती हैं कि जब मतलब एक आदत सी हो गई उन्हें चश्मा पहनने की, तो कहती है अब जब कभी भी चश्मा उतरा हुआ रहता है कहीं या फिर मैं उतार कर रख देती हूँ तो मेरा चेहरा जो है वो खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा। अब कहती हैं कि वह टोपा काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। कहती हैं कि मुझे याद आ गया वह जो टोपा अपने छोटे भाई का टोपा लगाती थी, वो काली फ्रेम का चश्मा, और जो काली वाली फ्रेम का जो चश्मा लगाती थी, और वो जो कि उनके चचेरे भाई ने कहा था लंगूर की सूरत, वो बात उन्हें याद आ गई। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। कहती है कि जब रहती थी शिमला में, जिस टाइम उन्हें चश्मा लगा था तो उन्हें टोपी सिर पर लगाना बहुत पसंद था, वो पसंद करती थी। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। कहती हैं कहाँ आप दुपट्टों का ऐसे लपेट के रहना अपने चेहरे पे, और कहाँ वो सहज सी सरल सी मतलब नरम सा मुलायम सा वो हिमाचल वाली टोपियाँ। तो आपको ये कैसी लगी बच्चों, वो बताना ज़रूर। और अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है और कुछ भी है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।